नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों यूपीएससी और आरपीएससी की दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की थी दोस्तों बहुत ही शानदार रही दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों एक भी बाहर नहीं जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता है हम इससे पहले दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों कराए गए दोस्तों भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों हमने हल किया था। करीबन दोस्तों हमने दोस्तों 23 क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन किया था। और दोस्तों अभी तक दोस्तों यूपी दोस्तों हिस्ट्री में दोस्तों 50 क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन करना और अभी भी बाकी है दोस्तों जैसे हम दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों जैसे वीडियो कंप्लीट होते हैं फिर हम दोस्तों हिस्ट्री को पुनः शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों हमने अभी दोस्तों वर्तमान में भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों और भारतीय संविधान के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों को दोस्तों सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश की है दोस्तों आप लोगों के सामने। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था और दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो पेपर है वो पेपर नंबर 4 है दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों 3 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों, आप लोगों को पता है उन पे अगर वीडियो आपने जाकर नहीं देखे तो उनको जाकर देखो, जरूर देखिए दोस्तों। 3 पेपरों का सॉल्यूशन है दोस्तों जो हमने दोस्तों 6 वीडियो में कंप्लीट किया था दोस्तों। आज का हमारा पेपर नंबर 4 है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, और वीडियो नंबर 7 रहने वाला है दोस्तों। अभी तक दोस्तों आपने हिस्ट्री के दोस्तों पुराने वीडियो जाकर नहीं देखे तो देखिए दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, विश्वास कीजिए निवार चैनल पर। और हाँ दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों। समाजशास्त्र की वीडियो भी देखना न भूलें, ठीक है दोस्तों। आरएस मेंस, यूपीएससी मेंस और सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों बहुत ही लाभदायक होंगे, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है वो जूनियर लीगल ऑफिसर का पेपर है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 का दोस्तों पेपर है दोस्तों इसमें दोस्तों करीबन दोस्तों 50% आए थे दोस्तों भारतीय संविधान के, याद रखना दोस्तों। भारतीय संविधान के दोस्तों कुल 50% आए थे दोस्तों, जिनको हम दोस्तों करीबन 3 से 4 पार्ट में करेंगे दोस्तों। आप दोस्तों वीडियो अच्छा होता है दोस्तों, लेंथी जरूर नहीं होता है दोस्तों, 1-1 घंटे का वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1 घंटे में दोस्तों करीबन 8 से 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन ही कर पाते हैं सही तरीके से, ताकि दोस्तों क्वेश्चन उसके आसपास ही आए दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निबार चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि दोस्तों आप मनोरंजन के साथ में दोस्तों पढ़ाई भी कर सके, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार का गया दोस्तों, धमाकेदार क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य दोस्तों जो विवाद उत्पन्न होते हैं दोस्तों, हमारे दोस्तों जो सेंट्रल सरकार हो गई दोस्तों और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके मध्य दोस्तों कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं, का दोस्तों न्याय का निर्णय किया जाता है। इनके पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्यों के दोस्तों जो मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं का निर्णय किया जाता है दोस्तों किस क्षेत्राधिकार में आता है दोस्तों, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 4 ऑप्शन थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों जिसको इसका उत्तर माना गया है वो होगा दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों उसको एक दोस्तों अधिकार मिला हुआ है दोस्तों, एक क्षेत्राधिकार मिला हुआ है जिसका नाम है दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार। दोस्तों राजनीतिक विज्ञान और दोस्तों संविधान का हर कोई बच्चा इस चीज़ को अच्छी तरह से वाकिफ होगा कि दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार होता है क्या है दोस्तों, इसे बोलते हैं दोस्तों ओरिजिनल जुडिशरी। तो दोस्तों ओरिजिनल दोस्तों जो जुडिशरी होती है दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों वो केंद्र और राज्यों के बीच दोस्तों जो मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निपटारा करता है इस क्षेत्राधिकार के तहत। चलिए दोस्तों आज हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे दोस्तों जो मूल क्षेत्राधिकार से अभी तक आप लोगों से पूछे गए हैं और पूछे जाने की दोस्तों पूरी संभावना है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के विवरण की तरफ। आपको पता है दोस्तों भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 131, आर्टिकल 131 दोस्तों, आर्टिकल 131 याद रखना दोस्तों, बहुत ही दोस्तों शानदार दोस्तों अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार या जिसे दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है इसका वर्णन किया गया है। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार में कि मूल क्षेत्राधिकार या जिसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है ये केवल और केवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है दोस्तों। याद रखना दोस्तों किसको प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 131 के तहत प्राप्त है। चलिए दोस्तों इस मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी बातें आती है दोस्तों उनकी दोस्तों हम चर्चा करते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है दोस्तों कि भारत सरकार का किसी भी राज्य सरकार के साथ में दोस्तों मध्य विवाद उत्पन्न होना, यानी कि दोस्तों एक हमारी दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के मध्य अगर दोस्तों विवाद उत्पन्न होता है तो वो मूल क्षेत्राधिकार में आता है किसके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के। पहली बात याद रखना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है किसी राज्य सरकार का भारत सरकार के साथ में विवाद उत्पन्न होना।
दूसरी बात आती है दोस्तों, किसी एक राज्य का किसी अन्य राज्य से यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में दोस्तों मध्य विवाद उत्पन्न होना, ये भी दोस्तों ये क्या है दोस्तों, मूल क्षेत्राधिकार में आता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, एक स्टेट का दोस्तों दूसरे स्टेट से दोस्तों मध्य विवाद उत्पन्न होना, ये भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों मूल अधिकार है, सॉरी दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार है। अब तीसरी बात दोस्तों, जो वैसे तो अनुच्छेद 131 में नहीं उल्लिखित है, लेकिन वो इसके मूल क्षेत्राधिकार में आती है। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारे भारत का दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों जो पद है वो है दोस्तों राष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति पद और दोस्तों जो उपराष्ट्रपति दोस्तों जो पद है, इन दोनों के दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो निर्वाचन दोस्तों संबंधी दोस्तों जो चुनाव संबंधी दोस्तों जो मामले होते हैं ना दोस्तों, वो भी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के दोस्तों संबंधित कोई चुनावी मामला है दोस्तों, वो उसमें दोस्तों विवाद उत्पन्न हो गया है, तो इसका निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है दोस्तों, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। याद रखिएगा दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी मामलों को दोस्तों देख सकता है। याद रखना दोस्तों, ये अधिकार मिला हुआ है दोस्तों 131 के तहत दोस्तों, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। केवल कौन करेगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। चौथी बात याद रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी हाई कोर्ट के मामले को अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देना। जैसे कि दोस्तों हम अगर वर्तमान में बात करें तो हमारे दोस्तों भारत में कुल दोस्तों 25 हाई कोर्ट है, तो किसी भी एक हाई कोर्ट के मामले को दूसरों, जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट के मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दोस्तों ट्रांसफर कर देना, ये भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। या फिर दोस्तों किसी हाई कोर्ट के मामले को, यानी कि दोस्तों कोई ऐसा मामला दोस्तों जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है दोस्तों, उसको दोस्तों अपने पास बुला लेना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकता है उस मामले को। ये दोस्तों ये जो स्थानांतरित कर देना दोस्तों, ये दोस्तों जो ये मामला है दोस्तों, ये भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार माना जाता है दोस्तों। तो ये चार बातें आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट को मूल क्षेत्राधिकार के तहत प्राप्त है। कौन कौन सी बातें दोस्तों, फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, केवल और केवल कौन कौन सी चीजें दोस्तों, भारत सरकार का किसी राज्य से विवाद उत्पन्न होना, किसी एक राज्य का अन्य राज्य से विवाद उत्पन्न होना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो चुनावी मामला है दोस्तों, वो भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक हाई कोर्ट के मामले को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देना, या किसी हाई कोर्ट के मामले को अपने पास यानी सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है, ये दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। याद रखना। अब हम बात करें दोस्तों कि बाद में दोस्तों एक ऐसा मामला भी आया था दोस्तों, क्या ऐसा मामला आया था दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनावी मामला था उसमें विवाद उत्पन्न हुआ था। बिल्कुल दोस्तों सही है। सन 1969 की बात आती है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों उम्मीदवार हुआ करते थे दोस्तों वीवी गिरी, तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों एक उम्मीदवार हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों जीएस पाटिल। तो दोस्तों जीएस पाठक और दोस्तों जो राष्ट्रपति पद के लिए जो वीवी गिरी थे दोस्तों, उनका दोस्तों चुनाव था दोस्तों, तो उनका दोस्तों जो निर्वाचन था दोस्तों, उसको सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों क्या कर दिया गया था दोस्तों, चुनौती दी गई थी कि दोस्तों सन 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों वीवी गिरी और उपराष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों जीएस पाठक के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई दोस्तों, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों वैध ठहराया था इसको, यानी कि उसको दोस्तों कानूनी मान्यता प्रदान की थी। तो याद रखना दोस्तों, एक ऐसा भी मामला आया था दोस्तों जब राष्ट्रपति पद तथा उपराष्ट्रपति पद में दोस्तों चुनावी मामले में दोस्तों विवाद उत्पन्न हो गया था। सन 1969 की बात याद रखना दोस्तों। और किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, आर्टिकल 131 के तहत दोस्तों, ये किसका मूल क्षेत्र अधिकार है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों, ठीक है दोस्तों, न कि हाई कोर्ट का। अब बात आती है दोस्तों, कुछ ऐसे मामले भी हैं दोस्तों जो आर्टिकल 131 के तहत नहीं आते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, बार बार एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ऐसे कौन सा मामला है दोस्तों जो आर्टिकल 131 के तहत नहीं आता है। दिखने में तो दोस्तों वो आपको 131 के तहत ही दिखेगा, लेकिन दोस्तों वो नहीं आएगा। जैसे कि हम वर्तमान में बात करें कि कौन सा दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। अब दोस्तों इनके अलावा दोस्तों जितने भी बच गए ना दोस्तों, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन मुख्यतः कौन कौन से मामले हैं जो आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं दोस्तों, बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखना। पहले के निर्णय की बात करते हैं दोस्तों कि वह मामला दोस्तों, कौन सा मामला दोस्तों, वह मामला दोस्तों जो दोस्तों हमारा संविधान बनने से पहले का है। यानी कि बात करें दोस्तों कि संविधान से पूर्व, यानी कि संविधान बनने से पहले दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा दोस्तों, संविधान बनने से पहले या संविधान से पूर्व किसी भी दोस्तों संधि हो गई। हमारे भारत देश में दोस्तों बहुत सारी ऐसी संधियां हुई थी दोस्तों जो संविधान बनने से पहले हुई थी। कुछ ऐसे समझौते थे दोस्तों, समझौतों भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे समझौते थे दोस्तों जो संविधान बनने से पहले बने थे दोस्तों।
वहीं बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसे करार, यानी कि करार का मतलब दोस्तों समझौता ही होता है वैसे तो याद रखना दोस्तों, संविधान से पूर्व दोस्तों किसी संधि, किसी समझौते या किसी करार से संबंधित दोस्तों अगर विवाद उत्पन्न हो गया है दोस्तों, तो वो दोस्तों आर्टिकल 131 के तहत नहीं आएगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कोई अगर एक ऐसा मामला दोस्तों जो संविधान बनने से पहले का मामला है दोस्तों, तो वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। याद कीजिएगा दोस्तों, संधि को आप जानते हैं दोस्तों ट्रीटी बोलते हैं दोस्तों, समझौते को दोस्तों एग्रीमेंट बोलते हैं, और करार को भी दोस्तों एग्रीमेंट ही बोला जाता है। तो दोस्तों कोई भी संधि हो गई दोस्तों, कोई भी समझौता हो गया या कोई करार हो गया, कोई दोस्तों सनद भी बोला जाता है, तो सनद, तो दोस्तों संविधान से बनने से पहले जितने भी ये सब मामले थे ना दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों। दूसरे उस मामले की बात करें दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, यदि किसी समझौते या संधि में दोस्तों पहले से ही ये प्रावधान किया गया है। याद रखना दोस्तों, अगर किसी समझौते अथवा संधि में दोस्तों अगर पहले से ही दोस्तों ये प्रावधान कर दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं आएगा, यानी उसका निर्णय केवल उसी के बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, अन्य किसी के द्वारा भी नहीं, तो वो मामले भी दोस्तों उसके अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएंगे। याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों अगर किसी संधि या अथवा दोस्तों समझौते में अगर पहले से ही दोस्तों प्रावधान कर दिया गया है कि उसका निर्णय केवल स्वयं ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो वो मामले भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएंगे दोस्तों। तीसरा दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकते हो, क्योंकि हमने बात की दोस्तों कि एक राज्य का दूसरे राज्य से विवाद उत्पन्न होना सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर याद रखना दोस्तों, एक दोस्तों अंतर राज्य जल विवाद है दोस्तों, एक राज्य का किसी अन्य राज्य के मध्य दोस्तों नदी जल को लेकर दोस्तों विवाद उत्पन्न होना भी दोस्तों अनुच्छेद 262 के तहत दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए दोस्तों एक प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है दोस्तों, हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, अंतर राज्य जल विवाद भी दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चौथा है दोस्तों हमारा वित्त आयोग को सौंपे गए मामले, यानी कि दोस्तों जो वित्त आयोग है दोस्तों, किसी भी वित्त आयोग के द्वारा किसी भी वित्त आयोग को दोस्तों सौंपे गए दोस्तों जो मामले अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों वो भी दोस्तों सभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो दोस्तों अंतर्राज्यीय जल विवाद दोस्तों और दोस्तों वित्त आयोग को सौंपी गई मामले। पांचवा है दोस्तों वह है दोस्तों वाणिज्य प्रकृति के मामले, यानी कि दोस्तों जो बिजनेस से संबंधित कोई भी मामला हो गया हो दोस्तों, व्यवसाय से संबंधित या दोस्तों हमारे दोस्तों जो वाणिज्यिक प्रकृति का कोई भी मामला हो गया हो दोस्तों, वो भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखना दोस्तों, किसी भी राज्य या केंद्र के बीच में अगर वाणिज्य संबंधित दोस्तों कोई मामला है दोस्तों, तो वो उसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। छठवां नंबर का दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि दोस्तों विभिन्न प्रकार के व्यय दोस्तों विभिन्न प्रकार के दोस्तों जो खर्चे होते हैं दोस्तों, उनके दोस्तों जो पेंशन होती है कर्मचारियों की दोस्तों जो होते हैं दोस्तों सरकारी कर्मचारी वगैरह, तो विभिन्न प्रकार के व्यय एवं पेंशन के दोस्तों भुगतान संबंधी दोस्तों जो मामले होते हैं या विवाद उत्पन्न हो जाता है दोस्तों किसी भी खर्चे या पेंशन में दोस्तों, तो दोस्तों अनुच्छेद 290 के तहत में दोस्तों, कब दोस्तों अनुच्छेद 290 में ऐसा उल्लेखित है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के व्यय और पेंशन संबंधी दोस्तों जो भुगतान के दोस्तों जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आज दोस्तों अनुच्छेद 290 में क्या है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के व्यय और पेंशन संबंधित मामले। ठीक है दोस्तों। सातवां है दोस्तों कि किसी राज्य द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी कि दोस्तों कोई भी राज्य सरकार दोस्तों केंद्र सरकार के खिलाफ मुआवजा या हर्जाने की मांग नहीं कर सकती दोस्तों। अगर ऐसा मामला आता है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, किसी भी राज्य द्वारा केंद्र के खिलाफ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मुआवजे की मांग करना या हर्जाना वसूलने का दोस्तों अगर कोई मामला है ना दोस्तों, तो वो भी दोस्तों इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि हमने बात की थी दोस्तों कि एक राज्य का किसी भारत सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होना, अगर ऐसा मामला है ना दोस्तों हर्जाना या मुआवजे से संबंधित, तो वो मामला इसमें नहीं आएगा। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था और इसकी व्याख्या थी दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना दोस्तों। तो क्वेश्चन अगर दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों। जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 का दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है कि संविधान के द्वारा जिसका नाम है दोस्तों 81वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा, तो दोस्तों
संविधान 81वां संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया है। यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में 81वां संविधान संशोधन वर्ष 2000 द्वारा कौन सा प्रावधान समावेशित किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में। तो दोस्तों आप लोगों से अनुच्छेद पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है दोस्तों 81वां संविधान संशोधन वर्ष 2000 में, याद रखना। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो मूल अधिकार है दोस्तों उनमें जोड़ा गया था दोस्तों अनुच्छेद 16(4) में, अनुच्छेद 14(4) में दोस्तों जो ख नंबर का दोस्तों जो ऑप्शन था दोस्तों ये जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 16(4) 4 का भी दोस्तों क और ख, तो ख नंबर का दोस्तों जो ऑप्शन वाला था दोस्तों वो जोड़ा गया था दोस्तों 81वां संविधान संशोधन वर्ष 2000 की बात आती है दोस्तों। भारतीय संविधान में एक दोस्तों संशोधन किया गया 81वां संविधान संशोधन वर्ष 2000 की बात आती है दोस्तों। इसके तहत दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) का ख नंबर जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इस अनुच्छेद 16(4) ख में क्या है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसका दोस्तों हम फांडा फोड़ने वाले हैं आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन का आने वाले समय में भी क्वेश्चन बन नहीं जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 16(4) ख में दोस्तों क्या है दोस्तों, हम बात करें तो खाली पड़ी रिक्तियां दोस्तों, हमारी कोई भी सरकारी दोस्तों जो वैकेंसी आती है दोस्तों उसमें दोस्तों अगर दोस्तों कोई खाली पद है दोस्तों कोई भी वैकेंसी आए दोस्तों, अगर उसमें दोस्तों कुछ खाली पद रह जाते हैं ना दोस्तों, तो उन खाली पदों को, जिन्हें दोस्तों इंग्लिश में इनमें याद रखना दोस्तों बैकलॉग बोला जाता है। तो बैकलॉग दोस्तों जो पद होते हैं या खाली पड़ी रिक्तियों में दोस्तों 50% की सीमा हटा दी। पहले दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों ये ऐसा इसमें ट्रांसफर कर दिया गया है कि दोस्तों अनुच्छेद 16(4) में वर्तमान में क्या उल्लेखित है दोस्तों कि खाली पड़ी दोस्तों जितने भी दोस्तों जो बैकलॉग दोस्तों जो पद है ना दोस्तों उनमें 50% की सीमा हटा दी। यानी कि दोस्तों काम करने का मतलब है कि वर्तमान में दोस्तों पूरी की पूरी सीटें आरक्षित की जा सकती है। यानी कि कोई भी वैकेंसी दोस्तों पहले हो जाती है दोस्तों, तो अगर वैकेंसी की दोस्तों अगर सीटें खाली रह जाती है तो पहले दोस्तों क्या मामला था कि 50% सीटें आरक्षित रहती थी, बाकी अन्य 60 जो सीटें थी वो विलुप्त हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में पूरी की पूरी सीटें दोस्तों आरक्षित कर दी गई है दोस्तों, किसके तहत दोस्तों 81वां संविधान संशोधन वर्ष 2000 के द्वारा, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 16(4) के ख नंबर में ऐसा जोड़ा गया है कि दोस्तों जितने भी बैकलॉग पद है दोस्तों वो पूरे के पूरे दोस्तों आरक्षित रहेंगे, यानी कि संपूर्ण पद आरक्षित रहेंगे दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो पहले 50% की दोस्तों जो सीमा थी उसको अब हटा दिया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया कि दोस्तों पहले 50% की सीमा हुआ करती थी कि 50% पदों को ही दोस्तों बैकलॉग रखा जाएगा, तो ऐसा किसमें कहा गया था दोस्तों, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। बात आती है दोस्तों इंदिरा साहनी केस दोस्तों सन 1992 की। तो दोस्तों इंदिरा साहनी केस सन 1992 के द्वारा दोस्तों पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा दोस्तों, इसमें कहा गया था दोस्तों बहुत कुछ कई चीजें कही गई थी, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे सामने आया दोस्तों बैकलॉग पदों में 50% की सीमा। तो बात करें दोस्तों इंदिरा साहनी दोस्तों जो केस हुआ था सन 1992 में, उसमें कहा गया था कि पदोन्नति में दोस्तों आरक्षण नहीं होगा। यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति का दोस्तों अगर ऊंचे पद पर जाना है तो उसमें दोस्तों आरक्षण काम नहीं आएगा। और कहा गया था कि बैकलॉग पदों में 50% की दोस्तों जो सीमा है वो रहेगी, यानी कि 50% पद ही दोस्तों आप लोगों की क्या रहेंगे दोस्तों बैकलॉग रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये मामला आया सन 1992 में, तो इसमें दोस्तों विवाद उत्पन्न हुआ दोस्तों राज्यों के बीच में और दोस्तों केंद्र सरकार के बीच में। तो दोस्तों अब दोस्तों जो इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि दोस्तों आप पदोन्नति में दोस्तों किसको नहीं कर सकते, आरक्षण को लागू नहीं कर सकते, और जो हमारे दोस्तों जो जितने भी बैकलॉग पद है उसका 50% से दोस्तों आप अधिक नहीं रख सकते। तो अब ये दोस्तों ये मामला उत्पन्न हुआ और इसमें विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद के तहत एक संविधान संशोधन किया गया दोस्तों 77वां संविधान संशोधन सन 1995। इसके तहत दोस्तों एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 16(4)A। याद रखना दोस्तों 77वां संविधान संशोधन सन 1995 के द्वारा दोस्तों एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया। तो दोस्तों हम यहाँ पर बी की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले हम ये को समझते हैं कि ए में क्या जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया। 77वां संविधान संशोधन दोस्तों सन 1995 के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इस अनुच्छेद 16(4)A में क्या कहा गया, याद रखना दोस्तों कि राज्य दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो पदोन्नति है दोस्तों, यानी कि किसी भी एक पद से दोस्तों ऊंचे पद की ओर गमन करना। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों एक छोटे एक अधिकारी से दोस्तों एक उच्च अधिकारी के रूप में दोस्तों उसका दोस्तों जो पद है दोस्तों वो बढ़ जाता है। तो राज्य दोस्तों जो पदोन्नति में दोस्तों राज्य
पदोन्नति में दोस्तों आरक्षण कर सकती है दोस्तों, ऐसा कहा गया। जबकि इंदिरासानी केस में क्या कहा था दोस्तों कि आप पदोन्नति में दोस्तों आरक्षण को लागू नहीं कर सकते और बैकलॉग पदों में 50% की सीमा रहेगी, ऐसा कहा गया दोस्तों इंदिरासानी केस में। लेकिन दोस्तों विवाद उत्पन्न हुआ और 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य पदोन्नति में दोस्तों क्या कर सकता है दोस्तों, आरक्षण कर सकता है। दोस्तों याद रखना, वर्तमान में अनुच्छेद 16(4)A में क्या है दोस्तों कि राज्य पदोन्नति में आरक्षण कर सकता है दोस्तों। किस किस के लिए दोस्तों, एसटी और एससी के लिए दोस्तों, ओबीसी के लिए नहीं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर केवल और केवल दोस्तों एसटी और एससी के लिए ही दोस्तों राज्य पदोन्नति में दोस्तों आरक्षण कर सकता है। बाद में दोस्तों इसी अनुच्छेद में दोस्तों, किसमें दोस्तों, इसी अनुच्छेद 16(4)A में दोस्तों एक बात और जोड़ी गई, जिसका नाम है दोस्तों 85वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 के द्वारा। कब के द्वारा दोस्तों, 85वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 के द्वारा एक बात जोड़ी गई दोस्तों, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 16(4)1 में एक क्या जोड़ा गया दोस्तों, वह है दोस्तों परिणामी ज्येष्ठता का नियम। क्या नाम है दोस्तों, तो दोस्तों परिणामी ज्येष्ठता का जो नियम है दोस्तों, वो भी इसी के द्वारा, इसी में अनुच्छेद में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 16(4)A में दोस्तों क्या जोड़ा गया है दोस्तों, परिणामी ज्येष्ठता का नियम। दोस्तों परिणामी ज्येष्ठता का नियम आप जानते हो दोस्तों होता क्या है, परिणाम का मतलब है दोस्तों और ज्येष्ठ का मतलब होता है दोस्तों उच्च अधिकारी। बात करेंगे दोस्तों परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या होता है दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी। याद रखना दोस्तों, 85वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 16(4)A में दोस्तों क्या जोड़ा गया दोस्तों, अनुच्छेद 16(4)A कब जोड़ा गया, 77वां संविधान संशोधन वर्ष 1995 में जोड़ा गया। जबकि इसी अनुच्छेद में बाद में संशोधन किया गया दोस्तों, कब द्वारा, 85वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 के द्वारा। इसमें दोस्तों परिणामी ज्येष्ठता का नियम जोड़ा गया, जिसे दोस्तों रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी कहा जाता है। होता क्या है दोस्तों, परिणामी ज्येष्ठता का नियम दोस्तों आप लोगों से दोस्तों यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों परिणामी ज्येष्ठता का मतलब होता है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ज्येष्ठ है तो वो ज्येष्ठ बना रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि एसटी और एससी के पदों में, कब दोस्तों, यदि एससी और एसटी में दोस्तों अगर पदोन्नति में दोस्तों सीनियर है, कोई व्यक्ति अगर सीनियर है दोस्तों, एससी और एसटी में पदोन्नति में दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सीनियर है, सीनियर का मतलब होता है दोस्तों ज्येष्ठ या इसे वरिष्ठ व्यक्ति भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों वो पहले से दोस्तों किसी ऊंचे पद पर दोस्तों आसीन है दोस्तों, कौन, एसटी या एससी का व्यक्ति, तो उसकी दोस्तों जो सीनियोरिटी है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो उसकी ज्येष्ठता है या उसकी दोस्तों जो वरिष्ठता है दोस्तों वो स्थायी रहेगी। यही दोस्तों परिणामी ज्येष्ठता का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों हम फिर कभी दोस्तों आप लोगों दोस्तों यूपीएससी मेंस या आरएस मेंस के हिसाब से समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद करें कि 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया है दोस्तों कि राज्य पदोन्नति में आरक्षण कर सकता है एससी और एसटी के लिए। बाद में इसी में संशोधन किया गया दोस्तों 85वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)A में दोस्तों परिणामी ज्येष्ठता का नियम भी जोड़ा गया था। तो आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, याद कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 का दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 50 क्वेश्चन आए थे, उनकी चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु दोस्तों, यानी कि पूछा गया है दोस्तों कि अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु, यानी कि दोस्तों छुआछूत को हटाने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ऐसा प्रावधान करता है कि आप अस्पृश्यता को हटा दीजिए, यानी उसका उन्मूलन कर दीजिए। तो छुआछूत को हटाने का दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो उल्लेख किया गया है वो आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद 17 में किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद दोस्तों जो 17 है दोस्तों, आर्टिकल 17, इसमें दोस्तों अस्पृश्यता के उन्मूलन है तो दोस्तों कानून बनाया गया है जिसे हम छुआछूत कानून कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ से इन क्वेश्चन, यानी कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं दोस्तों अनुच्छेद 17 से। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों एक कानून लाया गया था दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा, जिसका नाम है दोस्तों अस्पृश्यता, इसे जिसे दोस्तों छुआछूत अधिनियम भी बोलते हैं दोस्तों। अस्पृश्यता जिसे छुआछूत यानी कि अनटचबिलिटी दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, अनटचबिलिटी दोस्तों, एक दोस्तों राज्य द्वारा अंत किया जाएगा। किसका दोस्तों,
अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों कि अस्पृश्यता, जिसे हम दोस्तों छुआछूत भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों अनटचबिलिटी का राज्य प्लस व्यक्ति के द्वारा अंत किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि अनुच्छेद 17 के तहत में दोस्तों जो छुआछूत का दोस्तों जो अंत करेगा कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी या दोस्तों व्यक्ति करेगा। दोस्तों वहां पर दोस्तों राज्य का मतलब दोस्तों भारत सरकार से है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों राज्य प्लस व्यक्ति के द्वारा इसका अंत किया जाएगा, किसका दोस्तों, छुआछूत का, जिसे हम दोस्तों अस्पृश्यता भी बोलते हैं। याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अस्पृश्यता का अंत किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य, और राज्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार से प्लस व्यक्ति के द्वारा इस चीज का दोस्तों अंत किया जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों इस संबंध में दोस्तों कानून बनाया गया है दोस्तों, संविधान में कोई भी ऐसा चीज उल्लेखित नहीं की गई थी दोस्तों कि कौन सा कानून होगा और कब कैसा क्या होगा, लेकिन बाद में दोस्तों संसद के द्वारा दोस्तों एक कानून बनाया गया जिसका नाम है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम सन 1955। याद रखना दोस्तों अस्पृश्यता निवारण अधिनियम सन 1955 बनाया गया। बाद में दोस्तों इसका नाम बदला गया था दोस्तों, किस अधिनियम का, सन 1955 में दोस्तों ये जो अधिनियम बनाया गया इसका नाम बदला गया सन 1976 में। नाम बदल करके दोस्तों इसे सन 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। लेकिन अधिनियम कौन सा था दोस्तों, सन 1955 वाला। नाम बदला गया है दोस्तों अस्पृश्यता निवारण दोस्तों जो एक्ट सन 1955 में लेकर आई थी, कौन लाई थी दोस्तों, संसद लेकर आई थी। बाद में इस दोस्तों इसी अधिनियम का दोस्तों करीबन दोस्तों 21 साल बाद में दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया दोस्तों, सन 1976 में दोस्तों इसका नाम बदलकर दोस्तों नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। लेकिन अधिनियम कौन सा था दोस्तों, सन 1955 वाला ही था, बस सिर्फ नाम बदला गया है दोस्तों सन 1976 में। अब आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो अस्पृश्यता दोस्तों जो निवारण एक्ट है दोस्तों, इसमें केवल और केवल दोस्तों जो एससी का उल्लेख है, जो हमारी दोस्तों जो अनुसूचित जाति है दोस्तों उसी का उल्लेख है, एसटी का उल्लेख नहीं है दोस्तों। किस अधिनियम में दोस्तों, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में दोस्तों केवल और केवल दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो एससी जनजाति है दोस्तों उसी का उल्लेख है दोस्तों, एसटी जनजातियों का उल्लेख नहीं है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों अनुसूचित जाति का उल्लेख तो है दोस्तों, लेकिन अनुसूचित जनजाति का उल्लेख नहीं है दोस्तों। किस अधिनियम में दोस्तों, अस्पृश्यता निवारण एक्ट सन 1955 में दोस्तों एससी का उल्लेख है, एसटी का उल्लेख नहीं है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों अगर आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को एक और बात बताना चाहते हैं दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो अधिनियम है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी, और दोस्तों हमारा दोस्तों जो ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम सन 1955 है दोस्तों, जिसमें सन 1976 में दोस्तों नाम बदला गया, इस अधिनियम में दोस्तों कहीं पर भी दोस्तों अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान में भी कहीं पर भी दोस्तों छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है, तथा दोस्तों जो ये अधिनियम बनाया गया है दोस्तों अस्पृश्यता दोस्तों जो निवारण अधिनियम बनाया गया, इसमें भी दोस्तों कहीं पर भी दोस्तों छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जा चुका है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 का दोस्तों चौथा क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान का। दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जिसमें से पूछा गया है दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों 3 ऑप्शनों की दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों जो सही है, और चौथे ऑप्शन की दोस्तों हम जरूर चर्चा करेंगे कि क्यों गलत था। पहला ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों जो सही था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 को, दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट याद रखना दोस्तों 28 जनवरी, न कि दोस्तों 25 जनवरी। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं दोस्तों। 28 जनवरी सन 1950 को कार्य प्रारंभ किया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट था दोस्तों उसने करीबन 28 जनवरी वर्ष 1950 में कार्य करना प्रारंभ किया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों कब दोस्तों, 28 जनवरी सन 1950 को कार्य करना प्रारंभ किया था। अब दोस्तों बात दोस्तों हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है इसका उल्लेख कहाँ पर है दोस्तों, कथन नंबर 2 में दिया गया था। याद रखना जो भारतीय संविधान के भाग 5 में, हमारा दोस्तों हमारे संविधान में कितने भाग है दोस्तों, 22 भाग है। 22 भाग में से दोस्तों जो 5वां नंबर का भाग है उसमें अनुच्छेद 124 से लेकर दोस्तों, कब से दोस्तों, अनुच्छेद 124 से लेकर दोस्तों
146 तक दोस्तों। तो अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 146 तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के गठन और दोस्तों जो उसकी शक्तियां हैं दोस्तों, जो उसकी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उनका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हमारा कथन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो वर्णन है वो संविधान के भाग 5 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 124 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 146 तक दोस्तों, अनुच्छेद 146 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन और शक्तियों का संबंधित प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब वही बात करेंगे कि दोस्तों तीसरा ऑप्शन क्या था दोस्तों, जो सही था, बिल्कुल सही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमने आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों कि किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो, चाहे वो करनी हो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, और कॉलेजियम के द्वारा करता है। और कॉलेजियम में क्या क्या होता है फिर कभी चर्चा करेंगे दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये 3 कथन सही थे दोस्तों। चौथा कथन दोस्तों जो गलत था दोस्तों, हम उसकी चर्चा करते हैं और उसको हम सही करके आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। याद रखना, वर्तमान समय की बात आती है दोस्तों वर्ष 2024 तक, जून का महीना है दोस्तों, जून 2024 तक दोस्तों वर्तमान समय में दोस्तों भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो न्यायाधीशों की दोस्तों जो कुल संख्या है ना, वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं दोस्तों, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। इसका उत्तर होगा दोस्तों वर्तमान में कुल है दोस्तों, कुल कितनी दोस्तों, 34 दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जून 2024 की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आज के बाद में दोस्तों अगर इसमें कभी भी संख्या में अगर दोस्तों परिवर्तन होता है तो दोस्तों आपको दोस्तों ये परिवर्तन आप लोगों को चेंज करना है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, जून 2024 की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कुल 234 है दोस्तों। और दोस्तों जब ऑप्शन में आया था दोस्तों तो उस समय दोस्तों 31 हुआ करती थी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन गलत था दोस्तों, जो हमने आप लोगों को सही करके बता दिया है। चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की भांडा फोड़ने की वाली तरफ दोस्तों, कि आखिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों वो 34 कैसे हुई, कब कैसे बढ़ोतरी हुई दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों भांडाफोड़ यूपीएससी और आरपीएससी की तरफ दोस्तों अगर दोस्तों आपने अभी तक दोस्तों वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों। हो रहा दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों है निबारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कब कब बढ़ाई गई दोस्तों, कैसे कैसे बढ़ी थी, उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। याद रखना दोस्तों, मूल संविधान में दोस्तों हमारा दोस्तों जो मूल संविधान था 24 जनवरी सन 1950 या दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 के समय हमारा दोस्तों जो भारत संविधान दोस्तों जब लागू हुआ था, उस समय दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था दोस्तों उसमें केवल और केवल दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों 8 न्यायाधीश हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में। कब दोस्तों, मूल संविधान की बात हो रही है दोस्तों, याद रखना। तो अनुच्छेद 124 के तहत दोस्तों मूल संविधान में कितने थे दोस्तों, 8। सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों अनुच्छेद 124 के अनुसार कितने सदस्य थे होंगे दोस्तों, 1 + 7 यानी कि दोस्तों बराबर 8। अब इसमें दोस्तों बाद में हमारी दोस्तों जो संसद थी दोस्तों, उसने संसद ने दोस्तों परिवर्तन किया और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी, सन 1956 में 11 कर दी। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा दोस्तों 11 न्यायाधीश दोस्तों 10 न्यायाधीश होंगे, कुल मिलाकर दोस्तों 11 न्यायाधीश होंगे। सन 1956 में बढ़ाया गया संसद के द्वारा। सन 1960 में दोस्तों ये संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई। याद रखना दोस्तों, सन 1960 में भारतीय संविधान संसद के द्वारा सदस्य संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई। तो न्यायाधीश कुल कितने होंगे, 14। सन 1977 में दोस्तों संसद के द्वारा दोस्तों ये परिवर्तन करके दोस्तों 18 सदस्य संख्या कर दी गई। तो 18 न्यायाधीश किए गए दोस्तों, कुल न्यायाधीश 18 सन 1977 में हुए। सन 1986 में दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर दोस्तों 26 कर दी गई। याद रखना दोस्तों, सन 1986 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर दोस्तों 26 कर दी गई। कुल संख्या की बात हो रही दोस्तों यहाँ पर। और वर्ष 2009 में दोस्तों सदस्य संख्या बढ़ाकर दोस्तों कितनी कर दी गई दोस्तों, 31। तो सन 1986 से वर्ष 2009 तक दोस्तों सदस्य संख्या कितनी रही थी दोस्तों, 26 रही थी। और वर्ष 2009 में दोस्तों संशोधन कर दिया है दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा और सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई दोस्तों, 31। 1 + 30 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश कर दिए। वर्ष 2009 की बात हो रही है दोस्तों, संसद के द्वारा किया गया, याद रखना। बात आती है दोस्तों वर्तमान समय में दोस्तों कितने वर्ष है दोस्तों, अगर बात आती है दोस्तों अगस्त की दोस्तों, कब दोस्तों, अगस्त 2019 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में दोस्तों 34 कर दी गई है। कितनी दोस्तों, 34। 1 + 33 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा
33 अन्य न्यायाधीश होंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है दोस्तों। अगस्त 2019 की बात आती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारे कुछ सदस्य संख्या थी दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे सदस्य संख्या बढ़ती गई। वर्ष 1956 में 11 थे, सन 1960 में दोस्तों 11 से बढ़ाकर 14 कर दिए गए, सन 1977 में दोस्तों 18 कर दिए गए, और सन 1986 में दोस्तों 26 कर दिए गए, और वर्ष 2009 में 31 कर दिए गए, और 2019 में 34 कर दिए गए। तो दोस्तों ये 2024 की बात हो रही है, डाटा परिवर्तन होने पर आपको चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर में दोस्तों ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई किसने दोस्तों। मैंने आप लोगों को दोस्तों बार बार यही बताया कि हमारी दोस्तों जो संसद है दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो पार्लियामेंट है दोस्तों, उसने ये सदस्य संख्या बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाना हो दोस्तों, याद रखना दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो, चाहे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाना हो, तथा न्यायाधीशों का वेतन हो सकता है दोस्तों, उसकी सेवा शर्तें हो सकती है, इसका निर्धारण कौन करता है दोस्तों, हमारी संसद करती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाना हो। क्षेत्राधिकार की हम बात कर सकते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके थे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यायाधीशों का वेतन हो, उनकी सेवा शर्तें हो, इस चीज़ का निर्धारण कौन करेगा, हमारी दोस्तों जो संसद है दोस्तों वो करेगी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों यही क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन भी इसी एग्जाम में पूछा जा चुका था दोस्तों, फिर कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी पेपर में ये क्वेश्चन भी, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा दोस्तों अन्य दोस्तों जो 33 न्यायाधीश हैं, वो प्रथम महिला कौन रही थी, कौन नहीं रही थी, उसकी चर्चा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे दोस्तों, वो व्यक्ति थे दोस्तों हीरालाल जे कानिया। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों, अब वर्तमान में जून 2024 तक दोस्तों, कब, जून 2024 तक वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है दोस्तों। न्यायाधीश तो बन चुकी है दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं दोस्तों, 11 अब तक 11 महिलाएं बन चुकी है, लेकिन एक भी दोस्तों महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में, याद रखना दोस्तों। तो पहले दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे दोस्तों, हीरालाल जे कानिया दोस्तों बने थे, हमने आप लोगों से बात की है दोस्तों। दूसरे नंबर के बने थे दोस्तों एम पतंजलि शास्त्री। कौन दोस्तों, एम पतंजलि दोस्तों जो शास्त्री थे वो दूसरे दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बने थे। तीसरे बने थे दोस्तों मेहर चंद महाजन। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रथम दोस्तों 4 व्यक्तियों का क्रम पूछा गया था, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के प्रथम 4 सदस्य कौन, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उनका क्रम दोस्तों हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन तीसरे नंबर के बने थे। चौथे नंबर के बने थे दोस्तों बीके मुखर्जी। कौन दोस्तों, बीके मुखर्जी। और 5वें नंबर के बने थे दोस्तों एसआर दास, ठीक है दोस्तों। तो बीके मुखर्जी और एसआर दास दोस्तों चौथे और 5वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, याद रखना, क्रम याद रखना दोस्तों, आरपीएससी पूछ चुकी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात आती है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं न्यायाधीश हुई दोस्तों। वर्तमान की बात हो रही है दोस्तों कि जून 2024 तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं दोस्तों न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुकी है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों वर्तमान समय तक दोस्तों कुल 11 महिलाओं ने दोस्तों न्यायाधीश का पद संभाला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों प्रथम 5 मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे, हमने चर्चा कर लिया आप लोगों से। तो प्रथम कौन सी महिला थी दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीश बनी थी, वो थी दोस्तों फातिमा बीबी। दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों दिल्ली में दोस्तों, इसकी दोस्तों जो प्रथम दोस्तों न्यायाधीश बनी थी दोस्तों, जो महिला थी दोस्तों, तो महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों, वो थी फातिमा बीबी। सन 1989 से सन 1992 के बीच में दोस्तों न्यायाधीश बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फातिमा बीबी दोस्तों पहली महिला थी दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी सन 1989 से सन 1992 तक। सन 1992 के बाद में दोस्तों बनती है दोस्तों सुजाता मनोहर दूसरी महिला थी सन 1994 से सन 1999 के बीच में। जिसके बाद में तीसरी महिला आती है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों रूमा पाल। क्या नाम है, रूमा पाल। वर्ष 2000 से 2006 तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रही दोस्तों रूमा पाल, तीसरी महिला थी। चौथी महिला आती है दोस्तों ज्ञान सुधा मिश्रा। क्या नाम है दोस्तों, ज्ञान सुधा मिश्रा। वर्ष 2010 से दोस्तों वर्ष 2014 तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रही महिला थी दोस्तों ज्ञान सुधा मिश्रा। जो अगली आती है दोस्तों आर भानुमति। क्या नाम है दोस्तों, आर भानुमति। वर्ष 2000 में दोस्तों न्यायाधीश बनी थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में और वर्तमान तक कार्यरत थी दोस्तों 2023 तक। जिसके बाद में दोस्तों जो महिला बनी थी वो है दोस्तों रंजना प्रकाश देसाई। दोस्तों ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी दोस्तों रंजना प्रकाश देसाई। तो दोस्तों ज्ञान सुधा मिश्रा, आर भानुमति,
रंजना प्रकाश देसाई। 3 महिलाएं थी दोस्तों जो कार्यरत थी वर्ष 2023 तक। दोस्तों 2024 में दोस्तों कोई 3 अन्य महिलाएं बनी, उनकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आर भानुमति, रंजना प्रकाश देसाई और दोस्तों इंदु मल्होत्रा। कौन सी दोस्तों? इंदु मल्होत्रा। इसके अलावा दोस्तों एक और महिला थी, वो है दोस्तों इंदिरा बनर्जी। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा बनर्जी। तो दोस्तों ये हमारी कुछ महिलाएं थी दोस्तों जो 8 महिलाएं थी दोस्तों, उनको कर्मवीर देखिए दोस्तों। फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, आर भानुमति, रंजना प्रकाश देसाई, इंदु मल्होत्रा और दोस्तों इंदिरा बनर्जी। ये दोस्तों कुछ महिलाएं थी दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रही थी। मुख्य न्यायाधीश एक भी महिला नहीं बनी दोस्तों वर्तमान समय तक। वर्तमान की बात करें दोस्तों कि 2024 में कौन कौन सी महिलाएं दोस्तों कार्यरत हैं, वो है दोस्तों हेमा कोहली। कौन सी दोस्तों? हेमा कोहली और बीवी नागरत्ना। क्या नाम है दोस्तों? बीवी नागरत्ना, हेमा कोहली और बेला यम त्रिवेदी दोस्तों वर्ष 2024 में दोस्तों कार्यरत महिलाएं दोस्तों आप इनको एक ट्रिक के द्वारा याद कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हम आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों फातिमा ने सुजाया रुमाल। फातिमा ने सुजाया रुमाल। ज्ञान भान रंजना को इंदु इंदिरा लाई, हेमा बीवी बेला। ठीक है दोस्तों। तो फातिमा ने सुजाया रुमाल, यानी कि फातिमा बीबी, सुजाया यानी दोस्तों सुजाया मनोहर दोस्तों, सुजाता मनोहर और रूमा पाल यानी कि दोस्तों रूमा पाल। दोस्तों ज्ञान बान रंजा को इंदिरा लेकर आए। तो दोस्तों ज्ञान का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान सुधा मिश्रा, भान यानी दोस्तों भानुमति और रंजना यानी दोस्तों रंजना प्रकाश देसाई। इंदु इंदिरा लाई, इंदिरा का लाई मतलब दोस्तों इंदु मल्होत्रा और इंदिरा का मतलब इंदिरा बनर्जी और हेमा बीबी बेला है। तो हेमा कोहली और बीवी नागरत्ना और बेला एम त्रिवेदी, ये कुल 11 महिलाएं हो गई दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगर आपको दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, किसी भी सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों अगर आपको दोस्तों अगर न्यायाधीश बनना है ना दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को हाई कोर्ट में अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से 5 नंबर का दोस्तों जो पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अगर आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनना है तो न्यायाधीश बनने के लिए दोस्तों आपको किसी भी हाई कोर्ट में कितने दिनों तक दोस्तों वकील का अनुभव होना चाहिए, यानी कि आप दोस्तों वकील के रूप में हाई कोर्ट में दोस्तों कितने सालों तक रहे होंगे, तब आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना सकते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों 10 साल। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या क्या है। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों अगर हाई कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट में अगर दोस्तों 10 सालों तक दोस्तों आपने दोस्तों अधिवक्ता यानी दोस्तों कि अगर वकील के रूप में अगर कार्य किया है तो आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीश बनाया जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो न्यायाधीशों की दोस्तों जो योग्यता है या क्या क्या उनके दोस्तों अर्हताएं दोस्तों, तो दोस्तों वो अर्हताएं कौन कौन सी दोस्तों, तो उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अगर दोस्तों न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो अगर दोस्तों आप लोगों को क्या क्या योग्यता हो सकती है, आपकी क्या क्या अर्हताएं हो सकती है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है दोस्तों, उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वालिफिकेशन ऑफ जज। तो दोस्तों कौन किस व्यक्ति को दोस्तों न्यायाधीश बनाया जा सकता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों नंबर 1 बात आती है दोस्तों कि वह दोस्तों भारत का दोस्तों नागरिक हो। दोस्तों यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना कि दोस्तों हाई कोर्ट की। तो दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत दोस्तों कि दोस्तों जो कोई भी दोस्तों जो व्यक्ति है दोस्तों कौन दोस्तों, तो दोस्तों आर्टिकल 124 के तहत, तो 124 की धारा 3 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 124 की धारा 3 के तहत दोस्तों जो न्यायाधीशों की दोस्तों जो अर्हताएं हैं, नंबर 1 है कि वह भारत का नागरिक हो। तो दोस्तों उसे भारत का न्यायाधीश होना, नागरिक होना अनिवार्य है। तो पहली शर्त क्या है दोस्तों कि अगर आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो अनुच्छेद 124 की धारा 3 के तहत में दोस्तों आप भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा दोस्तों जो ऑप्शन है वो है दोस्तों कि वह उच्च न्यायालय में, हमारे दोस्तों जो हाई कोर्ट होते हैं किसी भी राज्य का, तो दोस्तों किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक दोस्तों अगर आप न्यायाधीश रहे हो, तो दोस्तों दूसरा जो आपको दूसरी है कि हाई कोर्ट में अगर दोस्तों अगर आप 5 सालों तक दोस्तों अगर न्यायाधीश रहे हो। तीसरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से पूछी जा चुकी दोस्तों, आप लोगों के सामने है, वो है दोस्तों कि किसी भी हाई कोर्ट में अगर आप दोस्तों 10 वर्ष तक दोस्तों अधिवक्ता के रूप में आपने कार्य किया हो। अधिवक्ता का अर्थ होता है दोस्तों वकील। तो दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों अनुच्छेद 124 की धारा 3 के तहत में दोस्तों
किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है वो भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का दोस्तों न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट में दोस्तों 10 वर्ष तक दोस्तों अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की नजर में दोस्तों विधि वेता हो। हमारे दोस्तों जो प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों, जो राष्ट्रपति है दोस्तों, उसकी अगर उसकी नजर में दोस्तों अगर आप विधि वेता हो तो भी आप लोगों को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीश बनाया जा सकता है। बात आती है दोस्तों कि किसी भी हाई कोर्ट में दोस्तों अगर दोस्तों 10 वर्ष तक दोस्तों जो न्यायाधीश रहा, वकील रहा, तो किस व्यक्ति को पहली बार ऐसा दोस्तों न्यायाधीश बनने का मौका मिला, यानी कि हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक दोस्तों वकील रहने वाले किस व्यक्ति को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीश बनाया गया, वो व्यक्ति है दोस्तों एस.एम. सीकरी। दोस्तों पहले न्यायाधीश बने थे दोस्तों एस.एम. सीकरी दोस्तों वकील के कोटे से, यानी कि दोस्तों अधिवक्ता के रूप में दोस्तों न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों एस.एम. सीकरी दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने थे। वो हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक दोस्तों वकील भी रहे थे। तो वकील रहने के 10 वर्ष बाद में दोस्तों उनको न्यायाधीश बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में। और आप जानते हो दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 124 की दोस्तों धारा 3 के द्वारा इन सब योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों जो एस.एम. दोस्तों जो सीकरी थे दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के बाद में जाकर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश भी बने थे दोस्तों सन 1971 से सन 1973 तक। दोस्तों याद रखना दोस्तों एस.एम. सीकरी बाद में जाकर दोस्तों हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश भी बने थे दोस्तों सन 1971 से सन 1973 तक। याद रखना दोस्तों। और दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों तो चौथा दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रपति की नजर में दोस्तों विधि वेता हो, अब तक किसी भी व्यक्ति को ऐसा न्यायाधीश नहीं बनाया गया है दोस्तों कि दोस्तों जो व्यक्ति दोस्तों राष्ट्रपति की नजर में न्यायाधीश विधि वेता हो। ठीक है दोस्तों। पांचवी दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों जो अर्हता दी गई है कि न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए दोस्तों जो व्यक्ति की न्यूनतम दोस्तों जो आयु है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि अधिकतम आयु कितनी होती है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों 65 वर्ष होती है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनना है तो कम से कम कितनी आयु होगी ये कोई भी उल्लेखित नहीं किया गया है संविधान में। जबकि अधिकतम दोस्तों जो आयु है वो 65 वर्ष होती है दोस्तों, आप जानते होंगे। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन था दोस्तों योग्यताओं से संबंधित दोस्तों, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी क्या क्या योग्यता है उसका उल्लेख है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दोस्तों कि नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों, जिन्हें दोस्तों हम इंग्लिश में दोस्तों DPSPP बोलते हैं दोस्तों, कि कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों 3 कथन आप लोगों के सामने सही दिए गए थे, चौथा कथन गलत दिया गया था। उस कथन की दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों कि चौथा कथन कौन सा गलत था। ठीक है दोस्तों। तो पहला कथन दोस्तों जो आप लोगों के सामने सही था दोस्तों, पहला नंबर का ऑप्शन दोस्तों जो सही था वो है दोस्तों कि ये राज्य के सभी 3 अंगों, तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या राज्य गवर्नमेंट है, तो ये राज्य के सभी 3 अंगों जिनका नाम आप जानते हैं दोस्तों कार्यपालिका, न्यायपालिका और दोस्तों व्यवस्थापिका, तो इन तीनों के कार्य करने हेतु निर्देश। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा दोस्तों जो राज्य होता है ना दोस्तों, राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु दोस्तों दिशा निर्देश दिए गए दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो दोस्तों DPSP क्या है दोस्तों, ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने तो दोस्तों दिशा निर्देश है दोस्तों, याद रखना। दूसरा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों जो सही था कि ये भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के दिए गए दिशा निर्देश थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारे दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम सन 1935 दोस्तों। तो भारत सरकार अधिनियम दोस्तों जो सन 1935 था उसमें दोस्तों जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन्हीं को दोस्तों वर्तमान समय में हम दोस्तों DPSP के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन दोस्तों जो सही था दोस्तों उसकी चर्चा करेंगे कि ये भारतीय संविधान में दोस्तों हमारा दोस्तों जो भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण की भावना का चार्टर है दोस्तों। कैसा है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण का दोस्तों जो चार्टर है उससे निर्मित है। तो दोस्तों तीसरा कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों हमारे दोस्तों जो DPSP होते हैं दोस्तों जिन्हें हम दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, ये भारतीय संविधान में दोस्तों सामाजिक कल्याण के चार्टर से निर्मित है। तो इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों, समाज का कल्याण करना। तो दोस्तों जो चौथा ऑप्शन दिया गया था वो गलत किस प्रकार से था दोस्तों, हम उसको सही करके आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों कि राज्य के द्वारा, यानी कि दोस्तों कोई भी राज्य हो गया दोस्तों, राज्य द्वारा उल्लंघन किए जाने पर दोस्तों इनको लेकर हम दोस्तों न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि दोस्तों ये न्याय योग्य नहीं है दोस्तों। कौन दोस्तों, DPSP। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व है दोस्तों, इनका दोस्तों अगर किसी भी राज्य के द्वारा अगर उल्लंघन किया जाता है ना दोस्तों, तो हम दोस्तों किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते दोस्तों, याद रखना। यानी कि न्यायालय में नहीं जा सकते इनका उल्लंघन होने पर। जी आप जानते हो दोस्तों
भारतीय संविधान का दोस्तों जो भाग नंबर जो 4 है दोस्तों, उसमें दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का दोस्तों उल्लेख किया गया है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, भाग 4 में दोस्तों अनुच्छेद 36 से लगाकर दोस्तों अनुच्छेद 51 तक दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, एक व्यक्ति हुए थे दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों संविधान वेता हुए दोस्तों, जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्न स्टोन ऑफ ए नेशन। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये पुस्तक एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों, पुस्तकों के रूप में आप लोगों से दोस्तों हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि कौन कौन सी पुस्तकें दोस्तों आप लोगों से आरपीएससी के द्वारा पूछी गई है। दोस्तों तो आप हमारे पुराने वीडियो देखेगा, वहां पर आप लोगों को ये मिल जाएगी ग्रेनविल ऑस्टिन की और कौन कौन सी पुस्तकें थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान कॉर्न स्टोन ऑफ ए नेशन। दोस्तों ये पुस्तक है दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन की। इस पुस्तक में दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे दोस्तों, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी थे उनको ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्न स्टोन ऑफ ए नेशन में इन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का मूल आत्मा तथा हृदय माना है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, संविधान की मूल आत्मा तथा हृदय कहा है किसको दोस्तों, डीपीएसपी को। किसने कहा है दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को दोस्तों संविधान की मूल आत्मा तथा हृदय कहा है। किसको कहा है, डीपीएसपी को, यानी दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, पुनः आप लोगों से दोस्तों डीपीएसपी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों जो हमारे दोस्तों प्रारंभिक भागों से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 का दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का क्वेश्चन है, याद रखना। चलते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए, यानी कि दोस्तों जो डीपीएसपी है ना दोस्तों, ये किस संविधान से हमने दोस्तों ग्रहण किए। आप जानते हो दोस्तों, हमने आप लोगों को दोस्तों शुरुआती वीडियो में दोस्तों बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के दोस्तों जो विधिवेता थे दोस्तों, इन्होंने करीबन दुनिया के 60 देशों का अध्ययन किया था। कितने देशों का अध्ययन किया था दोस्तों, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और फिर अपने भारत देश का संविधान बनाया था दोस्तों। तो 60 देशों का संविधान का दोस्तों अध्ययन किया, जिसमें दोस्तों जो आयरलैंड का दोस्तों जो संविधान था ना दोस्तों, वहां से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी है दोस्तों, जो कि भाग 4 में दोस्तों अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक इनको दोस्तों आयरलैंड देश से लिया गया है। लेकिन दोस्तों एक बार क्वेश्चन यहाँ से एक बार और भी बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों जो आयरलैंड का दोस्तों जो संविधान था सन 1937 वाला, तो दोस्तों आयरलैंड का संविधान है सन 1937 का, तो दोस्तों उसे कुछ तत्व ग्रहण किए थे। मैंने कहा दोस्तों कि आयरलैंड का दोस्तों जो संविधान है सन 1937 का, इससे मात्र कुछ तत्व ही ग्रहण किए गए थे दोस्तों, पूरा का पूरा दोस्तों डीपीएसपी ग्रहण नहीं किया गया था दोस्तों भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ऐसे और भी कुछ तत्व थे दोस्तों जो अन्य देशों से ग्रहण किए थे। दोस्तों याद रखना दोस्तों, हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी थे ना दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए, लेकिन कुछ ही ग्रहण किए गए थे। कुछ ऐसे भी तत्व थे जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से थे दोस्तों जो अन्य देशों से ग्रहण किए गए थे, तो हमारे डीपीएसपी का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से दोस्तों अनुच्छेद 51 तक इनका उल्लेख की दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की। और दोस्तों जो ये आयरलैंड ने भी दोस्तों एक देश से हमने ग्रहण किए थे, आयरलैंड ने भी दोस्तों स्पेन नामक देश से ग्रहण किए थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आयरलैंड दोस्तों ऑप्शन में न हो तो दोस्तों आप स्पेन भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आयरलैंड ने किस संविधान से अपनाए थे दोस्तों, स्पेन नामक देश से अपनाए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें थे दोस्तों कि कुछ ऐसे तत्व थे दोस्तों जो अन्य देशों से भी लिए गए थे। जैसे कि बात करें दोस्तों अनुच्छेद 39D, आर्टिकल 39D में दोस्तों सोवियत संघ के संविधान से लिया था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो हमारा सोवियत संघ था ना दोस्तों, उसका संविधान था सन 1936 वाला, उससे दोस्तों अनुच्छेद 39D ग्रहण किया गया था। जबकि आप लोगों को पता है दोस्तों, जो आर्टिकल दोस्तों जो 40 है दोस्तों, अनुच्छेद 40 में दोस्तों जो अनुच्छेद 40 है दोस्तों, ये भारतीय दोस्तों जो संविधान सभा थी दोस्तों, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों अनुच्छेद 40, क्योंकि अनुच्छेद 40 दोस्तों एक गांधीवादी दोस्तों डीपीएसपी है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कैसा है, गांधीवादी है। जबकि आप जानते हो दोस्तों जो अनुच्छेद 44 है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा दोस्तों जो कनाडा नामक दोस्तों देश है दोस्तों, उसे ग्रहण किया गया। तो दोस्तों जो आप जानते हो दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख 36 से लगाकर 51 तक है, लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्तों जो तत्व है दोस्तों, कुछ ऐसे भी दोस्तों अनुच्छेद है दोस्तों जो अन्य देशों से लिए गए। दोस्तों सोवियत संघ से दोस्तों 39D लिया गया, अनुच्छेद 40 दोस्तों संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था,
अनुच्छेद 44 दोस्तों कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया था, जबकि अनुच्छेद 51 दोस्तों हवाना घोषणा सन 1939 से ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों यार ना अनुच्छेद 41 कहां से ग्रहण किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 51 हवाना घोषणा, एक घोषणा थी दोस्तों विश्व की जिसका नाम है दोस्तों हवाना घोषणा, उसे ग्रहण किया गया था, याद रखना। तो दोस्तों आयरलैंड ने किस देश से ग्रहण किए थे दोस्तों? डीपीएसपी वो थे दोस्तों स्पेन देश से। तो दोस्तों आयरलैंड ऑप्शन में ना हो तो आप स्पेन भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस किस अनुच्छेदों में समाहित है। क्वेश्चन दोस्तों पुनः दोस्तों आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है दोस्तों डीपीएसपी के बारे में कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में समाहित है। अभी हमने हाल ही में दोस्तों आप लोगों को बताया कि जो हमारे दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों वो अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक दोस्तों भाग संख्या 4 में उल्लेखित है। कहां उल्लेखित है दोस्तों? भाग संख्या 4 में उल्लेखित है। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दोस्तों चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो की क्वालिटी कमजोर नजर आ रही है दोस्तों तो वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों कि संघीय प्रणाली में किसमें दोस्तों? संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों आरपीएससी और यूपीएससी के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो संघीय प्रणाली है दोस्तों उसके आधार पर जो हमारा दोस्तों जो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों, याद रखना दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो न्यायपालिका है, हमारे दोस्तों जो न्यायाधीश, हमारे दोस्तों जो न्यायालय है दोस्तों न्यायपालिका है वो हमारे भारतीय संविधान की संरक्षक मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों अभी हमने हाल ही में चर्चा की वही क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि हमारे किस भाग में दोस्तों किस भाग में भारत के दोस्तों किस भाग में यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों हमारा दोस्तों संविधान है दोस्तों उसमें 22 भाग है, 22 भाग में से किस भाग में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्वेश्चन दोस्तों नीति निर्देशक तत्व से पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समाहित किया गया है, यानी कि किस भाग में दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो डीपीएससी से पूछे गए थे दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 के पेपर में, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपने हाल ही में चर्चा की थी दोस्तों कि भाग संख्या 4 में दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है, जबकि भाग 4 जो क है ना दोस्तों उसमें दोस्तों मूल कर्तव्य उल्लेख थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मूल कर्तव्य। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर दोस्तों 2019 का दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आप लोगों के सामने कि दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप ही हाल ही में आप लोगों को पहले बता चुके थे दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बताया था वही क्वेश्चन दोस्तों पुनः रिपीट हो चुका है दोस्तों आप लोगों के सामने। सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों जो शक्तियां हैं दोस्तों मैंने बात की थी दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों शक्तियां बढ़ानी हो, उनका वेतन बढ़ाना हो, सेवा शर्तों का निर्धारण करना है, तो ऐसा कौन करती है दोस्तों? संसद ही करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने हेतु दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन सशक्त है? दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारे भारतीय संविधान की दोस्तों जो संसद है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में अभिवृद्धि कर सकती है दोस्तों। कौन कर सकती है दोस्तों? हमारी संसद ऐसा कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी दोस्तों जो पार्लियामेंट है दोस्तों वही सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में वृद्धि कर सकती है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति रखता है? दोस्तों हमारा दोस्तों जो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसके तहत दोस्तों हमारे दोस्तों जो हाई कोर्ट होते हैं दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों? हाई कोर्ट। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो हाई कोर्ट होते हैं वो रीट जारी करने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों हमने इससे पहले आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो उच्च न्यायालय होते हैं ना दोस्तों वो भी रीट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों रीट जारी कर सकता है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों हाई कोर्ट द्वारा रीट जारी करने की शक्ति, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 226, ठीक है दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों इंजेक्शन नामक दोस्तों एक दोस्तों रीट जारी की जाती है किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा। तो अनुच्छेद 226 के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 226 के द्वारा दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी की जाती है, ठीक है दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13।
क्योंकि दोस्तों आज का हमारा दोस्तों इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न है दोस्तों। हाँ दोस्तों, और याद रखना दोस्तों, हम जूनियर लीगल ऑफिसर का दोस्तों जो पेपर है इसको दोस्तों करीबन दोस्तों 4 पार्ट में करेंगे। एक वीडियो में दोस्तों करीबन 10 से 12 ही दोस्तों क्वेश्चनों को लिया जाएगा दोस्तों, तभी दोस्तों हम इनका सोल्यूशन अच्छी तरह से कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोगों का कि अवैधानिक ढंग से अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों निरुद्ध व्यक्ति को अपनी दोस्तों अपनी निरुद्धि के लिए चुनौती दे सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अवैधानिक ढंग से निरुद्ध अगर कोई व्यक्ति है दोस्तों, तो वह अपनी निरुद्धि को चुनौती दे सकता है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत में। तो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अवैधानिक ढंग से अगर निरुद्ध कोई व्यक्ति है तो वह अपनी निरुद्धि को दोस्तों चुनौती दे सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बंदे प्रत्यक्षाणी याचिका की द्वारा की कौन सी रीट पूछी गई थी दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो 5 रीट है दोस्तों दायर की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत में, उनमें से एक रीट आती है जिसका नाम है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। कौन सी दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों जो याचिका है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों हेबस कॉर्पस। क्या नाम है दोस्तों? हेबस कॉर्पस। तो दोस्तों जो हेबस कॉर्पस नामक दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो एक रीट होती है, इसके द्वारा दोस्तों आप किसी भी दोस्तों व्यक्ति दोस्तों जिसको दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो दोस्तों अपनी दोस्तों निरुद्धि को साबित कर सकता है। तो दोस्तों हम आज के क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। अगला वीडियो दोस्तों हम आप लोगों के सामने जरूर लेकर आएंगे दोस्तों, तब तक बने रहिएगा दोस्तों हेनी बात के साथ में। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इन सबको दोस्तों ज्वाइन कीजिए ताकि दोस्तों आप दोस्तों मनोरंजन के साथ में दोस्तों पढ़ाई कर सके। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों हम हिस्ट्री के दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, समाजशास्त्र भी दोस्तों हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे। और हाँ दोस्तों, इनके वीडियो जाकर देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए निवार चैनल पर। संपूर्ण आरपीएससी के दोस्तों पेपरों का दोस्तों हम सॉल्यूशन करेंगे इसी प्रकार से दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आप सब कुशल मंगल होंगे। थैंक यू।